तारीख 25 जून संसद में नीली ड्रेस और गले में गमछा डाले आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर शपथ ले रहे थे। इसके ठीक बाद उन्होंने अपनी सीट पर बैठे समाजवादी पार्टी के प्रमुख और कन्नौज से समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव से जाकर हाथ मिलाया। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को धार देकर यूपी में 37 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी डी यानी दलित वोटरों को समान भागीदारी देने की बात करने लगी है। ऐसे में अखिलेश और चंद्रशेखर की इस तस्वीर को यूपी के भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं के चश्मे से देखा जा रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे में उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें मैनपुरी की करहल जो विधानसभा सीट है वो खाली हुई है। सपा विधायक अखिलेश यादव जो कि अब कन्नौज से सांसद हो गए हैं। दूसरी सीट गाजियाबाद की है। गाजियाबाद शहर की विधानसभा सीट खाली हो गई है। यहां से बीजेपी विधायक अतुल गर्ग गाजियाबाद लोकसभा से सांसद हो गए हैं। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा से आरएलडी के विधायक चंदन चौहान जो अब बिजनौर से सांसद हो गए हैं, इसके चलते ये सीट भी खाली हो गई है। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो है, यहाँ से सपा के विधायक अवधेश प्रसाद जो कि अब फैजाबाद से सांसद बन गए हैं, तो ये सीट भी खाली हुई है। प्रयागराज के जो फूलपुर विधानसभा सीट है वो खाली हो गई है। बीजेपी के प्रवीण पटेल जो विधायक थे वो अब फूलपुर से सांसद बन गए हैं। मिर्जापुर की मझवा सीट जो कि बीजेपी के सहयोगी दल जो है विनोद बिंद निषाद पार्टी के वहां से विधायक थे जो कि अब भदोही से सांसद बन गए हैं। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट खाली हुई है जहां पर बीजेपी विधायक जो थे यहाँ से अनूप प्रधान जो कि अब हाथरस से सांसद हो चुके हैं। संभल की कुंदरकी विधानसभा सीट खाली हुई है। यहाँ से सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क जो कि अब संभल से सांसद हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में खाली हुई इन सीटों में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है। इस चुनाव में बीजेपी अपनी साख बचाने की कोशिश के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ उपचुनाव में कभी भी अपने उम्मीदवार नहीं उतारने वाली बहुजन समाज पार्टी ने भी इस बार चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वैसे लोकसभा में बीएसपी का प्रदर्शन बहुत ही खराब था, उसके खाते में एक भी सीट नहीं आई थी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन ज्यादा कामयाब नहीं रहा था। इस बार उपचुनाव में कांग्रेस और सपा साथ मिलकर लड़ेंगे या अकेले, इस पर फिलहाल फैसला नहीं हुआ है। इस बीच यूपी में एक नया पावर पैक उभर रहा है जो समाजवादी पार्टी के लिए मुफीद साबित हो सकता है। नजरें हैं आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर पर। यूपी की आरक्षित नगीना सीट से 1,51,000 वोटों के मार्जिन से जीत हासिल करने वाले वही चंद्रशेखर जो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन में हजारों की भीड़ के बीच दिल्ली की जामा मस्जिद से संविधान की कॉपी हाथ में लेकर बाहर निकले थे। नगीना सीट पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह चौथे नंबर पर रहे जिन्हें महज 13,000 वोट ही मिले थे। ये अहम है क्योंकि साल 2019 में बसपा प्रत्याशी गिरीश चंद्र ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन था। लोकसभा चुनाव में यूपी की दूसरी सीट जिस पर आजाद समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा वो है डुमरियागंज। इस सीट से बीजेपी के जगदम्बिका पाल ने 4,63,303 वोटों से जीत हासिल की थी। दूसरे नंबर पर थे समाजवादी पार्टी के भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी। वोटों की संख्या थी 4,20,575। इस सीट पर आजाद समाज पार्टी के अमर सिंह चौधरी को 81,305 वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। गौर करने वाली बात यह है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के अगर वोट को मिला दिया जाए तो बीजेपी के वोटों की संख्या से बड़ा आंकड़ा सामने आता है। ऐसे में सवाल यह है कि अखिलेश और चंद्रशेखर ने जिस तरह संसद में हाथ मिलाया है, क्या वो यूपी उपचुनाव में भी ऐसे ही हाथ मिलाएंगे? ये जो तस्वीर है इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, इसका जवाब जानने के लिए हमने बात की प्रोफेसर और लेखक बद्री नारायण जी से। लेकिन प्रश्न ये है कि आजाद पार्टी के लिए संभावनाएं कहाँ हैं? तो वो बीजेपी में जा नहीं सकते, जाना नहीं चाहते। बीएसपी उनको अपने साथ जोड़ेगी नहीं। तो ऐसे में अगर किसी भी अलायंस की तरफ उनको जाना है तो शायद उनके लिए एक ही मात्र अलायंस बचता है, इंडिया अलायंस। लेकिन जो एक समझदार पॉलिटिशियन होता है, खास करके जो दलित पॉलिटिक्स करना चाहता है,
उसको हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए वेरियस अलायंसेस से, तभी वो अपनी आत्मशक्ति बढ़ा सकता है, जो जो मायावती ने लंबे समय से किया कांशीराम मायवती ने। अगर अभी से ही वो किसी अलायंस का हिस्सा हो जाएंगे तो ठीक है कि वो वोट ट्रांसफर कुछ कर देंगे, कुछ जिता देंगे, कुछ जीत जाएंगे, लेकिन लॉन्ग लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के लिए जो एक जो कहते हैं कि लंबे रेस का घोड़ा होने के लिए जरूरी है कि वो अपनी डिस्टेंस मेंटेन करे। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये सारे जो लक्षण हैं, यानी जो हाथ मिलाना, साथ संवाद करना, उनका कांग्रेस के साथ भी अच्छा संवाद रहा है एक समय में, खास करके प्रियंका जी वगैरह से भी मतलब संवाद तो रहा ही है वो कहीं। तो उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर उन लोगों में है, और उनके मन में भी सॉफ्ट कॉर्नर होगा ही। तो ये हो सकता है कि अलायंस बने, लेकिन आप जानती हैं कि पॉलिटिक्स हमेशा एक स्ट्रॉन्ग निगोशिएशन, क्या कहते हैं, हार्ड निगोशिएशन की दुनिया होती है। कोई अपना छोड़ना नहीं चाहता है, कोई कम नहीं लेना चाहता। अब देखना यह है कि चंद्रशेखर आजाद कितने पर समझौता, क्या उनके बीच संवाद, कहते हैं ना, नेगोशिएशन बनता है। थोड़ा फ्लैशबैक में चलें तो चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनावों में अकेले चुनाव लड़ा था और उनका एक भी उम्मीदवार जीत नहीं सका था। चुनाव में अकेले जाने से पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए अखिलेश यादव के साथ बैठक की, लेकिन बात नहीं बन सकी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर की नजदीकियां राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी से भी बढ़ी, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल हो रही आरएलडी बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन के साथ हो गई। चंद्रशेखर फिर अकेले पड़ गए। चंद्रशेखर ना इंडिया गठबंधन के साथ हैं और ना ही एनडीए के साथ। आगामी उपचुनाव में वो अकेले उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रशेखर पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी हमें पीएम भी बनाएगी तब भी हम नहीं जाएंगे। हम वैचारिक लोग हैं, हमारी राजनीति का मकसद अपने महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाना है। लेकिन इंडिया अलायंस के लिए चंद्रशेखर की तरफ से ऐसी कोई तलखी सामने नहीं आई है। यूपी में भविष्य में होने वाले चुनाव में अखिलेश और चंद्रशेखर का साथ कैसा होगा? विधानसभा चुनाव में भी ये हो सकता है। विधानसभा चुनाव में बीएसपी, अभी देखना है कि बीएसपी किधर जाती है विधानसभा चुनाव, लोगों के साथ जाती है कि नहीं जाती है, या मुझे तो लग रहा है वो अकेले लड़ेगी तो बीएसपी उसमें भी विधानसभा में। और ये चंद्रशेखर आजाद शायद जा सकते हैं जो इंडिया गठबंधन की तरफ। दूसरा सवाल यह भी है कि क्या चंद्रशेखर यूपी में वो वोट बैंक साधने में सफल हो पाएंगे जिस पर कभी बीएसपी की पैठ होती थी। इस पर प्रोफेसर और लेखक बद्री नारायण ने क्या कहा, सुनिए। बीएसपी के लिए चैलेंज तो है ही है चंद्रशेखर, और अगर वो कुछ भी वोट ले रहे हैं तो वो बीएसपी के ही वोट में हिस्सेदारी कर रहे हैं, तो बीएसपी के लिए चंद्रशेखर चुनौती तो है ही। अब देखना है कि बीएसपी कैसे उसको रिड्यूस करती है, कैसे उसको डाइल्यूट करती है, कैसे उनको अपने बेस वोट से नहीं लेने देती है, और जो लेना है कहीं और से वोट लो। जैसे नॉन जाटो दलित कम्युनिटी के वोट उनको जाते भी हैं तो शायद बीएसपी के लिए उतना अलार्मिंग नहीं है। हालांकि किसी भी दलित कम्युनिटी का वोट अगर बीएसपी से चिटकता है तो बीएसपी के लिए अलार्मिंग होगा ही, लेकिन वैसे जितना अलार्मिंग नहीं है जितना जाटो वोटों में हिस्सेदारी बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि वो जो भी जाटो समुदाय से आते हैं तो उस वोट में उनकी हिस्सेदारी, वो हिस्सेदारी ले सकते हैं। यूपी विधानसभा में 86 सीट आरक्षित हैं, 84 अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए। साफ तौर पर ये बहुत बड़ा संख्या बल है जो सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करता है। इसी वोट बैंक के सहारे मायावती जो इस उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री भी बनी। चंद्रशेखर मायावती को उनके समाज की बड़ी नेता बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी भी है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव हारने के बाद सड़क पर अपनी लड़ाई जारी रखने वाले चंद्रशेखर पहली बार संसद पहुंचे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि वो यूपी में विकल्प बनते हैं या टफ कॉम्पिटिटर। इस पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी प्रगति चौरसिया। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।